अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को हमेशा की तरह आज फिर खुशामदीद। और मौसम के हवाले से बात का आगाज करेंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सुहाना है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी जारी है और खानों के शौकीन हजरात सुबह का नाश्ता जो है आज उम्मीद करते हैं डिफरेंट जगह पर किया गया जाके घरों में करने की बजाय। और इसके साथ साथ आज आपको बताते चले क्योंकि मेहमान मेरे साथ ऐसे मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर जाने चाहते हैं और स्पेशली वो मेहमान हैं जिन्होंने पहला पाकिस्तान में टाइटल अपने नाम किया है। खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। स्पेशली मैं अगर अपने मेहमानों का आगाज़ करूं हुमैरा फरा से, क्रिकेट के दीवानों के लिए जो है और शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पहली जो वुमेन अंपायर हैं वो मेरे साथ आज मौजूद हैं, हुमैरा फरा। और इसके साथ साथ उनके पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। एक्स हॉकी प्लेयर हैं और फर्स्ट स्पोर्ट्स में PhD उन्होंने की है जो कि हमारी अपकमिंग डॉक्टर भी होंगी। इसके साथ साथ डायरेक्टर भी हैं स्पोर्ट्स लाहौर की। खुशामदीद फरा, बहुत शुक्रिया आज आप जो है पाकिस्तान वुमेन की फर्स्ट अंपायर की गुड मॉर्निंग कोहिनूर में नुमाइंदगी कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त नाम, ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट ब्रांड्स की वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एनी ताहिरा मेरे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद एनी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और बात करते हैं, शोबिस से भी बात होती है, मीडिया से भी बात होती है, इसके साथ साथ ज़िंदगी के डिफरेंट शोबस से भी बात होती है, लेकिन जो ज़िंदगी के लिए वॉलंटियर काम करते हैं, अपनी खिदमात सेल्फ जो सर्विसेज लोगों की फलाह बहबूद के लिए देते हैं, डेफिनेटली वो किसी भी मुल्क में हो वो उस मुल्क का बहुत बड़ा असासा होते हैं। जाहिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्कॉट में अपना एक नाम रखते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भट्ट साहब। और इसके साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हैं और पाकिस्तान रेलवे से इनका ताल्लुक है। आज आपकी खिदमात के हवाले से भी पूछेंगे और जितने इस स्कॉट के जो ये शोबा है ये कहाँ चला गया इसके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मेरे साथ जो है फरा महमूद मौजूद हैं, फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने माउंटेन ट्रैकिंग में अपना नाम पैदा किया पाकिस्तान में। खवातीन घरों में काम करती हैं, डिजाइनिंग में काम करती हैं, फैशन में काम करती हैं। ये माउंटेन में दिलचस्पी जो है इनकी कैसे आई इसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। फरा महमूद, बहुत शुक्रिया आपके हमारे प्रोग्राम के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रोग्राम का आगाज फरा आपसे ही करूंगा और मैं पूछना चाहूंगा कि खवातीन घरों में कामकाज करती हैं और अपने बच्चों को टाइम देती हैं और डिफरेंट वो काम करती हैं जिनके लिए जिनमें स्पेशली उनकी इजी एक्सेस हो। और चूंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है और माउंटेन हमें नॉर्दर्न एरियाज में जाना पड़ता है, सबसे पहले तो आना जाना ही एक मायने रखता है। कैसे आपने इस फील्ड को जो है चूज किया? जी, ये इसके बारे में मैं आपको जो बताऊंगी ये कि माउंटेन्स का शौक़ शायद मुझे शुरू से मेरे अंदर ही बिल्ट इन था। मेरे वालिद साहब ने इसको और इन्हांस किया। वो हमें गर्मियों की छुट्टियों में, पेरेंट्स का इसमें बहुत रोल होता है, वो हमें गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा लेके जाते थे पहाड़ों के। और क्योंकि मेरी ब्रॉटअप सारी इस्लामाबाद में भी, मैंने पढ़ा भी वहीं से है, कायद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है, तो वालिदैन का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पहाड़ों से मुझे रूशनास कराया और लेके भी जाते रहे। मगर इसके साथ साथ हमें वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, हमें स्टोरी सुनाते रहते थे पहाड़ों की। और उन्हीं की स्टोरी में मैंने कहीं कहीं नाम K2 का सुन लिया और तब से वो मेरे कहीं थिंकिंग में फंस गया कि मैंने K2 जाना है ज़रूर। और अब मैं छोटी सी थी, मुझे इतना नहीं पता था कि K2 पे कैसे जाया जा सकता है। और ये मैं अम्मी से ज़िद करती थी कि मैंने K2 जाना है। वो ये कहती थी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम जाना। अब मैंने ये दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला मुझे हस्बैंड ऐसा मिल जाए जो मुझे K2 पे ले जाए। मेरा इतना जुनून था पहाड़ों पे जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, कुछ साल लगे हस्बैंड के साथ भी उसको करने में। और ट्रैवलर वो थे लेकिन ट्रैकर उनको फिर मैंने बनाया और हम दोनों ने फिर इसको साथ लेके अब तो 20-22 साल से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि घर में हम एज अ फैमिली करते हैं तो मुझे बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं होती। हाँ, अलबत्ता रिलेटिव से, फैमिली फ्रेंड से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे। अब तो खैर सब इतने आदी हो चुके हैं कि उनके लिए अब ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं रही। और फिर जब बच्चे हुए तो बेटा है मेरा, एक ही बेटा है, तो उसको भी हमने फिर ट्रेन ही ऐसे किया कि वो हमारे साथ करता है, कोऑपरेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो जाता था हमारे साथ काफ़ी, फिर काफ़ी टर्न ऑफ हो गया, की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी क्योंकि वो पहले सीख के आया है।
बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बच्चों पे इतना प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता। पहले उनकी अपनी जब मर्जी से जब तक ये काम ना किया जाए, आप जबरदस्ती किसी से नहीं करा सकते। नहीं, लेकिन जब माँ में भी जम्स हैं वो नहीं, दरमियान में उसका हो गया था कि नहीं मुझे नानी के पास ही रहने दें, आप चले जाएं, क्योंकि ये काफी एक टफ काम है। कुछ जगह ऐसी जहाँ बच्चों को ले जाया भी नहीं जा सकता जब तक हम उसको बैकपैक में स्मगली में डाल के लेके जा सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत सीवियर होता है, कंडीशंस बहुत सीवियर होती हैं। और हमारे जो ट्रैक होते हैं, जो अगर आप किसी एक्सपीडिशन के बारे में देखें तो वो 12 to 15 डेज ऑन द ट्रैक होते हैं, जिसमें कोई बस्ती नहीं आती, कोई बंदा नज़र नहीं आता, और हमने अपना सारा कुछ बैकपैक्स में लेके अपनी कैंपिंग, अपना स्लीपिंग बैग, अपना पूरा किचन में जो जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ साथ लेके चलना होता है। तो उस कंडीशन में माइनस टेम्परेचर्स होते हैं रात को, ग्लेशियर्स पे आपने सोना है, और फिर उसी में आपने उसमें रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग है, तो बच्चे के लिए तो मुश्किल हो जाता है। एनी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हैं, किस तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती हैं? ये तो आपने उसी तरह मुझे पूछ लिया कि मैं पहाड़ पे कैसे चढ़ूंगी। जैसे उनको अब इजी लगता है वैसे अब मुझे भी इजी लगता है, क्योंकि काम तो फिर काम है। ठीक है। आपको हर किसी को टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं अभी यूरोप का टूर करके आई, एक रात मैंने घर बड़ी मुश्किल से स्टे किया होगा, दूसरे दिन से मैं पूरे पाकिस्तान के टूर पे निकल गई हूँ, कभी सरगोदा, कभी फैसलाबाद, कभी मुल्तान, और रात में तकरीबन कोई 2 बजे वापस आई हूँ पिंडी से शो करके। फाइजा ब्यूटी क्रीम वालों के शो चल रहे हैं और उनके साथ साथ हमें पूरे पाकिस्तान का सर्वे करने का, बल्कि परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो आप खुद सोच लें कि हम कितने मुजाहिद बंदे हैं। कि आप इसी बात का सबूत लें कि रात 2 बजे एक बंदा आया और सुबह नमाज पढ़ी, उसके बाद आंख भी बड़ी मुश्किल से लगी है कि सो जा किसी तरह एक घंटा सो जा फिर जाना है। लेकिन जब आपका किसी काम में इंटरेस्ट होता है तो फिर आपका जो शौक होता है वो आपको सोने नहीं देता? नहीं सोने देता। और वैसे भी जब आपके पास आपकी टीम बहुत अच्छी होती है ना, आपकी बैकबोन पे एक बंदा होता है ना जो बड़ी आपकी सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो आपको पुश कर रहा होता है कि नहीं आपने ये करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिट में ही जाएगा, तो फिर इंसान ज़रा हिम्मत कर ही लेता है। अच्छा एनी, अब फैमिली को किस तरीके से मैनेज करती हैं साथ साथ? जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने तो हस्बैंड ही ऐसा ढूंढा, दुआएं भी की, और वो तो दुआएं इस वजह से कर रही थी कि शादी जल्दी हो, बाद में तो पहाड़ पे चढ़ा ही लूंगी। तो वो फैमिली जो है, आप बता तो रही हूँ कि मैं तकरीबन कोई 1 माह हो गया मैं सिर्फ घर पे सिर्फ 2 घंटे बड़ी मुश्किल से सोने के लिए जाती हूँ, और उसके बाद फिर सुबह उठते ही रूटीन चेंज, भाग दौड़, ये वो। तो मैं अभी रास्ते में भी आते हुए बता रही थी, मैंने कहा कि मैं लगता है कि घर सिर्फ सोने के लिए जाती हूँ और मेरे पास और कोई काम नहीं है। अब यहाँ से जाऊँगी, मैं किसी न किसी रिकॉर्डिंग पे पहुँच जाऊँगी, किसी न किसी शो की आ जाएगी कॉल, बस ऐसे ही है। आपका शौक भी पूरा हो रहा है और साथ साथ जो है पैसे भी आ रहे हैं। जबरदस्त जी। हुमैरा फराबी मेरे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की अंपायर है, और उनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, कि जैसे उन्होंने PhD स्पोर्ट्स में, पहली खातून है जिन्होंने स्पोर्ट्स में PhD की है। वुमेन जो है ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग में या डिफरेंट चीज़ों में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में जाती हैं। इनका स्पोर्ट्स में आना क्यों ऐसा हुआ, और उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह से जिस तरीके से स्पोर्ट्स में PhD की, उसके अलावा स्पोर्ट्स की डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ हॉकी भी खेलती रही हैं। जी रहमान, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कोहिनूर मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट इनवाइट किया और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। एज एन वुमेन अंपायर, जैसे कि आज मैं मेहमान हूँ कोहिनूर मॉर्निंग शो की, तो इसमें मैं बताऊँ कि मैं ख़ुद बड़ा प्राइड फील करती हूँ कि मैं इतना बड़ा एक मेरे पास एक इनाम है अल्लाह ताला का, और एक नाम है जो मुझे पूरे पाकिस्तान में जो सिर्फ मेरे पास है, जो और किसी के पास नहीं जा सकता। फर्स्ट वुमेन पाकिस्तान का होना एक बड़ी ऑनर की बात है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं इतना बड़ा एक कारनामा सर अंजाम देने जा रही हूँ। हालांकि मैंने 2005 में जब PCB वुमेन विंग इस्टेब्लिश हुआ, तो मैंने उस वक्त से 2005 से फर्स्ट वुमेन अंपायर होने का एजाज़ मेरे पास है। अच्छा, वेरी नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 2005 से 2019 तक मैं कंटिन्यूसली लड़कों लड़कियों के मैचेस कर रही हूँ, डिपार्टमेंट्स के और क्लब मैचेस ये कर। अच्छा, लड़कों के भी आप फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं? लड़कों के भी मैचेस हम लोग करते हैं, मेल फीमेल ज़्यादा। भी कुछ शुरू किया, जैसे हम आर्टिस्ट हैं ना, हम लोगों ने आपस में खेलना शुरू किया। अभी पिछले दिनों हम भी जीते हैं
और मुझे क्रिकेट नहीं आता। गलिबन फैसलाबाद में मैच हुआ? नहीं, लाहौर में। लाहौर में। और पूरी हमारी जितनी भी शोबिस की खवातीन है, हमारी एक टीम अलग थी। अच्छा, खवातीन का मैच हुआ? खवातीन का, और जेंट्स की अलग थी, लेकिन खवातीन में हमने विन किया। तो कितने दिन बाद फिर आपने जो वो आपके मसल पे क्रैम्प्स वगैरह थे वो ठीक हो गए? पहले दिन ही थे। और जिस दिन हम लोगों ने मैच खेलना था उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी टांग भी काम ना करे, भागू कहीं जाऊंगा मैं कहीं, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो क्या मैं हम शोबिस वालों को भी आप लोग कोई सपोर्ट नहीं हो सकती? जी, व्हाई नॉट, आप एक कॉल करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। जिस मतलब यानी कि कोचिंग इतनी अच्छी वो कोचिंग फैसिलिटीज, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, मैंने हर किस्म की स्पोर्ट्स की है। आप कह लें कि जब से होश संभाला है सिर्फ खेल 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 के अलावा और कोई काम नहीं था। एज अ स्टूडेंट, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ, स्पोर्ट्स साइंसेज में पीएचडी कर रही हूँ, कि यानी इस एज में भी आके मैंने तालीम को खैरबाद नहीं कहा। पीएचडी स्पोर्ट्स साइंसेज पाकिस्तान में नहीं होती थी, मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ मास्टर्स थी। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लाहौर में पीएचडी स्पोर्ट्स साइंसेज प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें मैंने 2 साल पहले एमफिल यहाँ से कंप्लीट किया, और पहला बैच पायनियर बैच ही लाहौर में था, एमफिल स्पोर्ट्स साइंसेज, एंड देन पायनियर बैच पीएचडी का। तो इस उम्र में भी मैं पढ़ रही हूँ। और वैसे पर्सनैलिटी भी आपकी माशाल्लाह से अभी भी लड़कियों जैसी है। अभी ऐसा कोई बार बार कह के हमसे तारीफें करवाना चाह रही थी, वो हम कर देते हैं। हमारा तो दिल ही बहुत बड़े। नहीं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छे तरीके से आप वेल ग्रूम रखे। एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हर वक्त मसरूफ रहना, बिजी, पॉजिटिव अप्रोच, कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, फेयर। और मेरा ख्याल है कि ये जब सारी क्वालिटीज़ एक स्पोर्ट्समैन के अंदर होती हैं तो वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता। और वैसे भी सारी ज़िंदगी पहले खेलते रहे, उसके बाद फिर मेरी जॉब ऑफ नेचर ऐसी थी कि मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, उससे पहले कॉलेज में थी। तो सारी ज़िंदगी पहले खेलते रहे फिर खिलाते रहे। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी जॉब की है, कोई टेंशन या कुछ होता है ना कि मतलब एक ऑफिस है या वहाँ पे जाके हमने मतलब काम करना है। तो सारी ज़िंदगी मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं अभी भी खेल रही हूँ, और यंग प्लेयर्स के साथ हर वक्त रहना, उनके साथ इंटरेक्शन, हमेशा हमारी सराउंडिंग में यंग प्लेयर्स रहते हैं, तो हमारा जो थॉट है, जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल यंगस्टर्स। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा तो आपसे पूछूंगा बिल्कुल कि हॉकी की प्लेयर रही हैं और क्रिकेट में आना कैसे हुआ। क्रिकेट लोगों के बहुत दिल के करीब है और हॉकी हमारा नेशनल खेल है, तो कैसे आपका इसमें आना हुआ? नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो जाहिद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातें करेंगे स्कॉट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से जाने से पहले जैसे कि आपको बताया था कि आज हमारे साथ जाहिद भट्ट साहब भी मौजूद हैं। बाकी मेहमानों की गुफ्तगू तो आप सुन ही रहे हैं। जाहिद भट्ट साहब जिनका स्पेशली ताल्लुक स्कॉट से है, और जाहिद भट्ट साहब से बात करेंगे। माशाल्लाह आज भी आप उसी यूनिफॉर्म में, इस एज में। जाहिद भट्ट साहब, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि एक वक्त हुआ करता था कि स्कूलों में स्कॉट का जो रुझान था, हर लड़का लड़की इसमें से गुजरते थे, और आज ये शौक भी चला गया, ख़त्म हो गया, कहीं नज़र नहीं आता, स्कूलों में इसकी स्टडी भी नहीं होती, और आज आप वैसे ही अपने आप को माशाल्लाह जिंदा रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाख शुक्र कि आज हम कोहिनूर के सर पे मौजूद हैं, और इसी बदौलत इन मोहतरम और काबिल एहतराम साथियों से तारफ़ हासिल हुआ। और स्कॉटिंग का तल्लुक़ ये कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, जिस दिन उस दिन पाकिस्तान का फ्लैग फ्रांस में एक स्कॉट ने लहराया। इसकी हिस्ट्री ये है कि जिस दिन एक कंटीजेंट गया हुआ था वर्ल्ड जमहूरी के लिए पाकिस्तान मुश्तरका हिंदुस्तान का, वहाँ पे जाके खुद ब खुद डिवाइड हो गए कि जी हम पाकिस्तानी हैं। बाकी ने कहा नहीं आप पाकिस्तानी के, आप तो इंडियन हैं। कि जब हम आए थे इंडियन थे, आज हम पाकिस्तानी। अब कैसे झंडा बनाया जाए? एक फ्रांस की एक जर्नलिस्ट उन्होंने अपना पूरा स्कार्फ या दुपट्टा कह लें कुछ किसी तरह अंगेज किया। नेट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं, टेलीफोन बहुत कम थे, किसी तरह की पाकिस्तान का झंडा कैसा है।
आधा हिस्सा आज भी वही है जो मुस्लिम लीग का उस वक्त झंडा था, उसमें वो चांद तारा था, उसमें अपना मिनॉरिटीज का हिस्सा डाल के सफ़ेद को बताया जी सफ़ेद और सब्ज़ और चांद तारा है हमारा, वो फिर लहराया गया उस जमहूरी में फर्स्ट टाइम जिस दिन पाकिस्तान बना था। ये इसकी ग्रेटनेस और हिस्ट्री है स्काउट की, कि वो एक स्काउट ने लहराया। उस वक्त कुछ जो मुसलमान या एक बल्कि क्रिश्चियन भी था एक, जो जिसने पाकिस्तान की हैसियत से उस कंटीजेंट का हिस्सा बना। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये पूरी सदी का तकरीबन सदी को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन एक और भी वाक़या बड़ा दिलचस्प है, 1965 की जंग में स्काउट ने जो खिदमात अंजाम दी वो अपनी जगह पे। अब हम कुछ तलखियाँ, कुछ ऐसी हकीकतें जिसको हम याद करते हैं, कुछ महरूमियों को याद करते हैं। उस जंग में पाकिस्तान का पूरी दुनिया में वाहिद कंट्री है जिसमें एक चोरी रजिस्टर नहीं हुई, एक एक्सीडेंटल केस नहीं बना, एक कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का भी केस नहीं बना। बसीयत कौम हम बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम इनफरादी सीयत में अच्छे नहीं हैं। कभी कौम को सामने तो कुछ जल्जला हो, कुदरती आफात है, तो उस वक्त हमारा जज्बा जो है ना, हम खून बहा के ज़ाया करते हैं। खून की कमी से नहीं किसी को मरने देते, लेकिन खुद खून बहाने में दरेग नहीं करते किसी का। ये इंसानियत की तजलील और इंसानियत का कत्ल है। आज ये एक वॉलंटियर मूवमेंट है जिसमें आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है दूसरों की मदद, हेल्प टू अदर, हेल्प टू सेल्फ, हेल्प टू गॉड। जब इस नजरिए पे एक ही फार्मूला का हेल्प टू अदर को अपना ले, जब ये जज्बा हमें आ जाता है, फिर मुझे अदर में वो सारे ही हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा सोसाइटी भी है, मेरा मुल्क भी है। तो अल्लाह की ज़ात वो आपसे काम सोचते हैं तो लेती है, तो सोचेंगे तो नहीं लेगी। बिल्कुल ऐसे। बाला गरीब हबीबुल्लाह में जब जल्जला आया तो उस वक्त पहली खेमा बस्ती को बाकायदा एक स्क्वाड यूनिट ने कैम्प किया। बाकायदा खेमा बस्ती में मुहाजिरीन को, डिस्प्लेड पर्सन को, उनको एक खेमे बस्ती में एक कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया, ताकि उनको उन तक खुराक आसानी से पहुंच सके। उनके हिस्से से रजिस्ट्रेशन की। ये तरबियत वो थी जो खुद ब खुद हो रही थी हमारी भी, कि यार हम किस तरह काम करें। बहुत ज़्यादा वो तबाही थी ना, इतनी तबाही थी कि वो समझ नहीं आती किस तरह इस तरफ जाएंगे इस तरफ जाए। उसमें बहुत तकलीफ दे अमल से भी, उस सिचुएशन से भी गुजरे हम। खुद मुझे याद कि जल्द से दूसरे दिन हम गरीब हबीबुल्लाह में थे, तीसरे दिन या चौथे दिन एक बच्ची को लाया गया 14 साल की। वो 12 किलोमीटर ऊपर से पहाड़ से नीचे, उसके बहन भाई दो, वो भी 16 साल के 18 साल के। वो भाई बहन की तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि वो उतने दिन में ना जख्म के साथ साथ उसके कीड़े जो है ना वो ट्रैवल करके यहाँ तक आ चुके थे। डॉक्टर के अल्फाज और ख़ुद हमारी फीलिंग उस वक्त ये थी कि किसी के आंसू किसी कंट्रोल में नहीं थे। उस बच्ची की चीखें और दर्द, तो वो डिमांड कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे उठा ले, लाला मुझे बचा रहे। वो इस तरह की कैफियत के जो बयान से बाहर है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो वक्त भी दिया, हमसे काम लेना था, हमें मुंतखब किया उस काम के लिए। 6 माह तक मैंने जल्दे में काम किया। उसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जैसे होती हैं NGO बहुत सारा काम करती है, बहुत सारे क्रेडिट ले जाती हैं। बदकिस्मती से उस वक्त ये क्रेडिट स्कोर मोमेंट को नहीं मिला। उस वक्त हमारी चीफ कमिश्नर ज़ुबैदा जलाल साहबा थी जो वफाकी वजीर थी उस वक्त तलीम की। तो ये अच्छा जाहिद भट्ट साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह से बचपन में तो एक जुनून होता है, टीनेजर्स होता है, इंसान कहता है कि बस कुछ ना कुछ करें, अच्छा काम भी करें, हर तरफ जाता है। इस एज में कैसे आप अभी तक इसको साथ लेकर चल रहे हैं? जब मैंने ना थोड़ा सा किया तो ये हो गया कि यार नौकरी करनी है, घर को भी चलाना है, कुछ मेरे हालात भी हमारे ऐसे थे, तो वाला साहब तो थे नहीं। अब दुआ मांगी। पहले दिन जब मैं गया हूँ तो वो दूसरे दिन रेलवे का टेस्ट था, पहले दिन इनकम टैक्स में था। या अल्लाह मैं रेलवे में चला जाऊं तो पास मिलेगा, पूरा पाकिस्तान देखूं। रेलवे एक बड़ा जबरदस्त तो वो अगर मैं फाइनेंशियली अगर वो दुआ जिस मैंने मेरा मान है कि जिस दुआ में मुलावन ना हो वो कबूल होती है। एक दुआ तो आपकी 24 घंटों में लाजमी कबूल होनी चाहिए। आप मुँह से कुछ यार एक्स्ट्रा में कुछ और मांग लेते होता है, कभी आपको फिल्म भी कह देते हैं यार एक्स्ट्रा में कुछ और मांग लेते। एक दुआ आपकी 24 घंटों में कबूल होनी, इसलिए कहते हैं यार कुछ सबके लिए, किसी के लिए, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए खुद ब खुद अच्छा तो होता जाएगा।
मुझ में कोई कमाल नहीं, रेलवे मुलाजम हूँ, छोटे सोर्स भी जबरदस्ती आपने जो दुआएं की और बिल्कुल इसमें मुझे लंदन की सैर कराई, पाकिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की 100 साल तकरीब बाद में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो मैं समझता हूँ ज़लज़ले की जो खिदमत है वही मेरे काम। ज़बरदस्त भट्ट साहब, देख लें आपको अल्लाह ताला दुनिया में जज़ा दे रहा है और ये एग्जाम्पल है इस चीज़ की। जी फरा, आप भी बताइए कि किस तरीके से। मैं इसी बात को आगे लेके चलूँगी कि मैंने भी बचपन में गर्ल्स गाइड की ट्रेनिंग भी ली हुई है, वुमेंस गार्ड की ट्रेनिंग भी जो NCC के नाम से था, और सिविल डिफेंस की भी ट्रेनिंग ली हुई है। ये जो बचपन में जब ये आप इनसे पूछ रहे हैं ना कि अभी तक ऐसे क्यों है, ये हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मतलब या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक चीज़ डाल दी जाती है जो एज अ गाइड, एज अ NCC अगर आपने की हो तो आपको ऑटोमेटिकली एक पैट्रियाटिक और ऑटोमेटिकली आप हो जाते हैं। तो ये 2005 में जो ज़लज़ला आया, तो दूसरा ये कि मेरा एक्सपीरियंस ट्रैकिंग का भी था, तो हमें ये अपनी जिम्मेदारी लगी कि इन पहाड़ों में जहाँ आम शहरी शायद आसानी से ना जा सके तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने जाके काम शुरू किया, और उस वक्त तो रेस्क्यू करना सबसे था कि लोग दबे हुए थे, लाशें लेंटर्स के नीचे थी, उनको किस तरह निकालना है। और अब इतने साल काम, अब हम अभी तक बालाकोट के इलाके में हमने काम किया था, और अभी तक उन ऑर्फिन्स पे काम किया, बेवाओं पे काम किया कि उनकी जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, उनका कोई बचा नहीं, तो हम टू डेट उधर काम कर रहे हैं अभी भी उनको, और एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं किस तरह, और पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह काम किया वो सारा किया। और अब सो मच हो कि अब एक्सपर्टीज़ ऐसी हो गई सर्च एंड रेस्क्यू की कि मैं अब हम लोग वॉलंटियर्स ट्रेन करते हैं, और हर वक्त कोई भी क्लैमिटी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में आए तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, NCC का आपने नाम लिया, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि घरों में जब हमारी जो बहन थी, मेरी बहन थी माशाल्लाह, जब वो NCC का करके तो कहती भैया मुझे गन चलानी आ गई है, मुझसे बच के रहना। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया है? वो मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक नुकसान है हमारा बच्चों के, ये जो एक प्राउड हम फील करते हैं ना, वो यूनिफॉर्म पहन के, वो सर पे टोपी कलगी लगा के, वो एक आपको ये फील देता है कि आप इस मुआशरे के एक जिम्मेदार शहरी हैं। अब हमारे जो जनरेशन अब जो आ रही है उनको ये एहसास ही नहीं है कि हमारी एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। खुदा ना खासा सड़क पे कोई हादसा हो जाता है या अपने घरों में हमारे हो जाता है तो फर्स्ट एड सबको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। अब हम एक समझ ले एक हजूम बन गए तो हमें उसमें से प्रोडक्टिव शहरी निकालने, वो हमें ये ट्रेनिंग मार्क्स भी हुआ करते थे, 20 नंबर भी हुआ करते थे। इनिशियली वो टेम्पटेशन के लिए हुआ करते थे, लेकिन अब जब हम ग्रोन अप हैं और हम जब अपने एज अ शहरी ज़िंदगी गुजारें तो मैं समझती हूँ कि वो ठीक है टेम्पटेशन के लिए मार्क्स थे, लेकिन उसका फ़ायदा अभी तक है। और मैं चाहे एज अ माँ देखूँ अपने आप को, एज अ बेटी देखूँ, एज अ शहरी देखूँ, किस तरह भी देखूँ, वो सारी ट्रेनिंग। तो घर में आप ये कह देती होंगी समटाइम हस्बैंड को कि मैंने NCC किया हुआ, मुझसे बच के रहना, अगर तुम्हें ज़्यादा मेरा निशाना बहुत अच्छा है वैसे पता है, बुल जाए। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए वो इर्द गिर्द के सब लोगों को पता है कि पंगा नहीं लेना। जबरदस्त जी, जबरदस्त। फरा, एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में 2 फरा है, एक हुमैरा फरा है और एक फरा महमूद है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन हमारे साथ क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी शर्ट जो है पहनी हुई है तो इस वजह से एक फरा को पहचाना भी आसान है और दूसरी को भी। अच्छा फरा, मुझे बताइएगा कि हॉकी पाकिस्तान का नेशनल प्लेयर है और क्रिकेट भी डेफिनेटली हर दिल अजीज एक खेल है, तो हॉकी को छोड़कर आप क्रिकेट में आ गई। जी रहमान, अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने कोई ऐसी गेम नहीं है जो ना खेली हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी मेजर गेम जो थी, बेसिक गेम, वो हॉकी थी और क्रिकेट में कैसे आ गई। अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जिस ज़माने में हम लोग खेलते थे 80s और 90s में, उस वक्त सिर्फ एक डिपार्टमेंट था रेलवे, जो सिर्फ वुमेन हॉकी टीम बनाता था। क्रिकेट का कोई उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और कोई डिपार्टमेंट उसको ओन नहीं करता था। तो लिहाजा उधर पाकिस्तान रेलवेज़ को ज्वाइन किया, 13 ईयर उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट भी हम लोग खेला करते थे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी और बस अच्छा, ये बड़ा अलमिया है पूरी दुनिया में, जो भी एवरेज स्टूडेंट है ना वो कहीं ना कहीं फिट है अच्छी जगह पर। नहीं स्पोर्ट्स में नहीं, हर जगह पर, हर जगह हर फील्ड, हर जगह पर। और जो अच्छे मार्क्स वाले हैं वो कहीं नजर नहीं आते। और उस वक्त अपना फ्यूचर बड़ा डार्क नज़र आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ नीयती के साथ हर गेम खेली और हर मेरे पास कलर है, बोर्ड का कलर है, यूनिवर्सिटी कलर, पंजाब का कलर है, नेशनल का कलर है। और अब प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पास मतलब मैंने पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, फर्स्ट वुमेन अंपायर हूँ।
और ये जो एजाज़ सिर्फ मेरे पास है, अब और किसी के पास नहीं आ सकता। जब अलीम डार, एहसन रज़ा और अपने सारे जो सीनियर ICC पैनल में जिनके दुनिया में नाम है, उन अंपायर्स के साथ बैठती हूँ, हमारे कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो बड़ा ऑनर फील करती हूँ। कोर्सेज के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, मैं चाहूंगा एनी से भी गुफ्तगू में उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन वो मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ, मेरी बातों में नहीं जाना। अच्छा एनी, ये बताइएगा मेरे नाजरीन को कि कौन सा ऐसा शोबा है इन सब में जो आपको सबसे ज्यादा अपील करता है? स्पोर्ट्स में? नहीं, आपके अपने। अच्छा, मैंने कहा शायद मैं भी स्पोर्ट्समैन वुमेन्स के साथ बैठी हूँ तो मुझे भी स्पोर्ट्स का ही पूछ रहे हैं। नहीं, एक्टिंग की भी फील्ड में हैं आप, इसके अलावा आप सिंगिंग की फील्ड में भी हैं, होस्टिंग की फील्ड में भी हैं, और साथ साथ आप मॉडलिंग भी कर रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स के लिए। तो कौन सी ऐसी है जो आपके दिल को अपील करती है सबसे ज्यादा? जिसकी ऑफर अच्छी हो जाए फिर मैं उस पर फोकस कर लेती हूँ, 100/100 देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सारे शोबे जितने भी हैं वो सारे शोबिस के हैं, आप किसी को भी डिनाई तो नहीं कर सकते, और जो भी आप करेंगे ज़ाहिर है आपको चाहिए कि उस पर 100% तो देना। तो ये तो नहीं कि मैं अगर होस्ट की सीट पे बैठी हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं इस वक्त बड़ी चीज़ उन्नूँ। उस वक्त मेरे जो मेहमान है ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर मैं एक्टर हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिंगर हूँ तो उस वक्त मेरे लिए वो पब्लिक जो मुझे सुनना चाह रही है, क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर मैं मार जाती हूँ, तो वो उन ब्लंडर को संभालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए एक हमारे पास बंदा है जो पीछे खड़ा होकर तो मेरे सर पे खड़ा होता है और कह रहा होता है, असलम सिबाब साहब, कि ऐसे नहीं करो, ये नहीं है, इसको देखो, उसको देखो। तो खैर हर जगह पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन सिंगिंग के हवाले से मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है, तो इसलिए मुझे हर शोबा जो है ना मेरे लिए मेरा फेवरेट है। अच्छा अनी, ये भी बताइएगा साथ साथ मेरे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे, आपने आगाज़ कहाँ से किया? बहुत सारा देखा जाता है कि सबसे पहले मेल फीमेल मॉडलिंग से आगाज़ करते हैं अपने करियर का, शोबिस का। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया? मैंने किया तो वैसे सिंगिंग से था, लेकिन कुछ 2 माह 4 माह मैंने स्टार लिया होगा तो मुझे इरफान खुसर साहब ने और आबद कश्मीरी साहब ने देख लिया कहीं पे शो पे। तो अभी नई थी, कोई इतना पता भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी क्यूट हो, आप कहाँ पे सिंगिंग में फंस रही हो, तो तुम एक्टर बनोगी। मैंने कहा सिंगिंग आंधी नहीं है, तो उसी मैंने एक्टिंग चलाएंगे, चले जाओ। मैंने कहा जी हमारे फैमिली में ऐसा कुछ है ही नहीं है ना, कोई दूर दूर तक नहीं है। सिंगिंग भी बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली है, वो भी सीख रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके घर बात करेंगे घर वालों से। मैंने कहा लो, ये तो अभी जो मैं सीख रही हूँ ना, इससे भी मुझे घर से निकलवाएंगे। लेकिन खैर उन्होंने बड़ी कोशिश की, बात की घर वालों से, तो उन्होंने इजाज़त दे दी थिएटर करने की। अच्छा, तो वो इस तरह एक थिएटर करने की बस देर थी, फिर उसके बाद थिएटर ही थिएटर करती रही। अच्छा, थिएटर का भी रुझान कम हो गया पाकिस्तान में? अब वो मेयार नहीं रहा ना, अब वो फैमिलीज नहीं रही, वो लोग जो देखना चाहते हैं वो हम अब दिखा नहीं रहे उनको, जो वो दिखा रहे हैं वो हम नहीं देखना चाहते। तो इस वजह से वो थोड़ा सा हट गया, वो कमर्शियल कुछ ज्यादा ही हो गया। तो अब ये इसलिए फिर हमने भी छोड़ दिया कि भाई नहीं, अब ये पहले ही। और सिंगिंग साथ साथ जारी है अभी तक? अभी दोबारा से, जिस वक्त आप एक्टिंग में गई नहीं, उसके बाद छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद सिंगिंग टोटल ब्रेक। ठीक है। फिर उसके बाद पलट के देखा ही नहीं कि कहाँ सिंगिंग गई। फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिला, थिएटर किया, फिर उसको थिएटर छोड़ा, टीवी, फिल्म और होस्टिंग, ये वो इधर उधर। अभी तकरीबन कोई 3-4 साल से मैं इस पे वापस आई हूँ। चले मैं चाहूँगा कि आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से मेरे नाजरीन को महसूस करें। और नाजरीन, इसके बाद जो है गाने के बाद मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि हम छोटी सी एक ब्रेक लेनी होगी, और ब्रेक के बाद आएंगे तो सबसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी एनी, थैंक यू।
नजरी प्यार भी लुका लिया आँखा मिल के बिठा ले शक दे के साडी वाले तक सजना के साडी वाले तक सजना के साडी वाले तक सजना के साडी वाले तक ना चक सनू अखियां मिलांदे ना चक सनू अखियां मिलांदे जभी नैना नू घुट घुट पांदे हुन कदी भी नहीं होना ऐसा वक्त भी कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना ऐसा जान के मीट लईया तेरे ऐसा जान के मीट लईया तेरे झूठी मुठी तपा ले आई चक्कर के साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक ऐसा जान के मीट लईया तेरे ऐसा जान के मीट लईया तेरे झूठी मुठी तपा ले आई चक्कर के साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक सजना कि साडे वाले तक 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 वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मेहमानों का तारुफ एक मरतबा फिर आपसे करवाता चलूँ। हुमैरा फराह फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन हैं जो कि क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और इस वक्त पूरी दुनिया में वो पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेट अंपायर के तौर पर जानी जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि एनी ताहिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उनके ड्रामों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ वो आपको मैंने जैसे कि बताया कि डिफरेंट ब्रांड्स की वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और दूसरी फराह भी मेरे साथ मौजूद है, फराह महमूद, जो कि माउंटेन ट्रैकर हैं और उनसे भी हमारी गुफ्तगू चल रही है। और जाहिद भट्ट साहब, स्कॉट में उनका बड़ा नाम है, किस तरीके से स्कॉट का जो हमारा एक शोबा था कहाँ चला गया, कहाँ है, कैसे आगे आएगा, इसके बारे में मुझसे गुफ्तगू चल रही है। मैं बात करूंगा फराह महमूद से, माउंटेन ट्रैकर। अब मुझे ये बताएं, प्लानिंग कैसे करती हैं खवातीन जब आपने किसी भी चोटी को सर करना होता है? कितने दिन की प्लानिंग होती है, कैसे कैसे उसकी आप उसका मैप देखती हैं नेविगेशन के जरिए, मौसम के हवाले से, सब कुछ मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब व्हेन यू आर इन द माउंटेन कोई औरत मर्द नहीं होता, पहाड़ बहुत जालिम है, दे टेक यू एज एन इंडिविजुअल। तो आपको ट्रेनिंग करनी है एज अ माउंटेनियर या एज अ ट्रैकर। आपने ये नहीं देखना कि आप औरत हैं या मर्द हैं, वो इक्वल आपको ये हमारे माशरे में थोड़ा सा ये लेके चलते हैं कि औरत और मर्द का, लेकिन पहाड़ पे चलना तो सबने रहना, तो उसी तरह चलना, उसी तरह सब कुछ वो करे। तो आपको यू हैव टू बी एज टफ एज एनी अदर जो आपके साथ कोई भी ग्रुप में बंदा है, आपने उसके साथ उतना कंपेटिटिव होकर चलना है। इसकी तैयारी ऐसा नहीं होता कि बस उठे और तैयारी की और प्लान बनाया और चल पड़े। इसका पूरा साल आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने किसी वाकई सीरियस ट्रैकिंग पे जाना है, जैसे कराकोरम, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं कि हमारा पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, रेगिस्तान है, सी शोर्स हैं, सब कुछ है। तो पहाड़ी सिलसिलों में भी हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश के तीनों अजीम सिलसिले हैं। और पाकिस्तान में जो टोटल दुनिया में 14,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ, जिनमें से 8 पाकिस्तान में है। तो ये हेवन है ट्रैकर्स, कोई माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स का। तो जब कराकोरम, मुझे कराकोरम से बेसिकली बहुत ज़्यादा इश्क है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरीके से फराह महमूद जो है वो अपनी प्लानिंग जो बता रही हैं। फराह, ये बताइएगा ये झंडा जो आप लहरा, ये कौन सी जगह पर आप मौजूद हैं? खुर्दुबिन पास है ये कराकोरम में, एक दिस इज नोन एज मोस्ट फरोशियस पास जो कराकोरम में है। और इस पे ये 5,800 मीटर की बुलंदी पे है। Oh my God. और ये 15 दिन का ट्रैक है। और आप ये देख रहे हैं, इसमें ये इस पे चढ़ना और इस पे उतरना, तकरीबन बिल्कुल वर्टिकल वॉल्स होती हैं जिन पे से उतरना और चढ़ना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। और ये मेरी फैमिली है। अच्छा, और बेटे को भी अब हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। ये स्नो लेक है जी, ट्रैकर्स का हेवन है ये। स्नो लेक पे तो मतलब ये ब्याफो हिस्पर का टॉप है
ये इस दफ़ा हमने जी एक नया रूट डिस्कवर किया है, बराल्दो और नोमद्या सुमंदे को मिलाता है, तो ये उसकी ट्रैकिंग की तस्वीरें हैं। अभी तक जो देखा जा रहा है ये बिल्कुल फ्लैट है, कोई ऊपर की तरफ आप नहीं चढ़ रही जी। ऊपर की तरफ चढ़ने वाली वो ये देखें ना, ये चढ़ ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे। देखिए 5800 फुट स्नो होती है। अच्छा ये देखिए, ये आप बर्फबारी के मौसम में नहीं है। ये बर्फबारी तो जी वहां पर आपको मिल ही जाती है, क्योंकि हम उस एरिया में जाते हैं। जब 5000 फुट से अबव आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो ब्लिजर्ड्स, आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ब्लिजर्ड्स मिल जाते हैं। बहुत जालिम ब्लिजर्ड्स होते हैं, लेकिन ये है कि उसमें विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, लेकिन हमारे वो आपको करना है तो करना है। माइनस में टेम्परेचर चला जाता है बहुत, ठीक है। तो ये प्लानिंग जो है आपको सारा साल ही करनी पड़ती है। आपको फिजिकली पूरा साल फिट रहना पड़ता है, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। फिर आपके गियर्स पूरे होने चाहिए, जैसे कोई भी स्पोर्ट है उसकी जो चीज़ रिक्वायरमेंट, आपके जूते आपके स्टैंडर्ड के हों, आपके बाकी क्रैम्पॉन्स हों, आपके पास गेटर्स हों, जितनी भी जो भी है। फिर रस्सी आपके पास जो आपका, ये देखिए आपने देखा होगा कि मैंने ये बांधा हुआ है यहाँ पर, हार्नेस बांधा हुआ है, वो हमें सेफ्टी के लिए वो बांधना पड़ता है। हम रोप अप होते हैं एक दूसरे के साथ। एक आध दफा मैं क्रेविस में गिर भी चुकी हूँ ऐसे। अच्छा। लेकिन यह कि वो एक दूसरे के साथ रोप अप हुए होते हैं तो वो आपको इजीली। फैमिली के साथ ही आप अपने ग्रुप के साथ? जी ग्रुप और फैमिली हमारी, मैं क्योंकि मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं और एक दो, हम लोग बेसिकली ग्रुप बड़ा नहीं रखते। तो क्योंकि वो जब आप नीचे थी तो हस्बैंड ने ऊपर से कहा नहीं कि बता वो सारी बातों की तो माफी मांगो फिर निकालूंगा। हाँ नहीं, वो इतना भी डेंजरस नहीं था, लेकिन इसमें ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। कोई नहीं वो उस वक्त तो पता था बाहर आगे तुम्हारे। देखिए जी, once we are on the track we deal each other as a members। तो हमने मेंबर्स ये एक पूरा एक हर्ड बन जाता है, ग्रुप होता है और हमने एक दूसरे की प्रोटेक्शन करनी होती है। तो ये पूरा हमारी टीम होती है। फिर हमारे साथ पोर्टर्स और गाइड्स की टीम होती है, वो भी हम पूरी हमारा एक फैमिली बन जाते हैं। उसके बगैर हम चल ही नहीं सकते। तो ये और उनके बगैर हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो वहीं के पहाड़ी लोग हैं और वहीं के वो उनको पता होता है रस्सी किस तरह लगानी, ये करनी। हमें तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें पता होती है, लेकिन हमारी जान उनके हाथों में भी होती है एक लिहाज से। अच्छा फरा, इसमें ये भी बताइएगा, मैं इसी में क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अपने नाज़िर से भी ये शेयर करवाना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस, कि आपका जो उसमें रोल है वो लीडिंग पे है, पीछे है, खातून है, इसको ज़रा सबसे सेफ लेकर चलो, कि आप कहती नहीं मैं इस जो है मिशन को खुद लीड करूँगी? अच्छा, इसमें ये देखिए, एक तो अब ना, क्योंकि मैं 20-22 साल से ट्रैकिंग कर रही हूँ, तो अब मुझे कोई एज अ खातून लेता ही नहीं है। अब मुझे अब वो मेरा, क्योंकि अब वो पता चल गया सबको, तो अब वो मुझे इतना लाइट लेते नहीं है। उनको पता शुरू में था कि किस तरह करेगी ये है। पोर्टर्स भी बहुत लाइट लेते थे, सब कुछ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर अपना जरा अपनी काम से ही बंदा दिखाता है कि ये हो सकता है। तो लीडिंग में ना जो वहाँ के लोकल्स हैं, जैसे जो गाइड होता है वो हम लेते हैं, लीडिंग में वही रहते हैं, लीड में वो रहते हैं, ट्रेल वो ब्रेक करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल इक्वल उसमें। अब मेरे साथ तो कम से कम मेल फीमेल का वो सिलसिला नहीं रहा, लेकिन मैं लड़कियों को यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ग्रेजुअली आएँ, आहिस्ता आहिस्ता आएँ, स्टेप बाय स्टेप आएँ, तो वो आप अपनी जगह बना लेंगे। एकदम से आप बहुत बड़ा ट्रैक करने की सोचेंगे जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और चीज़ कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास आपका दिमाग आपसे सब कुछ करा सकता है, बॉडी को कुछ भी करा सकता है, अगर आप वो सोच लें कि मैंने करना है। मैं आपसे ट्रेनिंग के हवाले से ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मैं एनी से भी पूछूंगा कि वो अपने सारे जिस तरीके से फरा अपने कामों की तैयारी करती हैं, एनी किस तरीके से तैयारी करती हैं? जाहिर है, मैंने बताया ना कि जिस तरह का मेरा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से, जैसे आजकल मैं फोक को भी प्रमोट कर रही हूँ, तो जब मैं फोक की तरफ आई तो मुझे फायज़ा ब्यूटी क्रीम वालों की तरफ से ही ऑफ़र आई थी कि आप फोक को प्रमोट करें। तो उसके लिए फिर मुझे स्पेशली चिमटा बजाना सीखना पड़ा, और साथ मुझे अपना कल्चर दिखाने के लिए लाचा कुर्ता ये वो, ज़ाहिर उसकी भी एक तैयारी करनी पड़ी। वो एक बिल्कुल मेरे लिए डिफरेंट लाइन थी। तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसके लिए मैंने चिमटा यूज़ करना, आपको साथ लाइव गा रहे हो, आप चिमटा परफॉर्म कर रहे हो, अपना लाचा भी संभालना है तो सारी चीज़ों को आपने किस तरह मैनेज करना होता है। तो फिर यही है कि जैसे आप जैसा देश वैसा भेस, तो फिर साथ साथ हो जाता है। चलें, मैं चाहूँगा कि फरा जो जिस तरीके से ये तैयारी अपनी करती हैं, कुछ अपने नाज़रीन को आपके बारे में भी दिखाया जाए। जी प्लीज़। जब मैं मर के अल्लाह जी के पास जाऊंगी, मुझे वहाँ जाके भी मैं अल्लाह जी से जो सबसे पहली चीज़ मांगूंगी वो होंगे पर। फिर वो पर लेके मैं कहीं और नहीं, बल्कि इधर करा करूँ कहीं आऊँगी इसी दुनिया में वापस, और इसको हर एंगल से जहाँ मैं अब इस ज़िंदगी में नहीं जा पाई हूँ इसको देखूँ।
पास किया था, उस पे ये टीजर है, ट्रेलर बनाया, इसकी भी वीडियो बन रही है। तो वही इंग्लिश मूवी ही होगी ना। इंग्लिश जी, वो यही कुछ होता है बस, वो इंग्लिश लोग कहते हैं। ये शुरू में क्योंकि यहाँ पर यूरोपियंस बहुत आते थे, हम फीमेल्स तो यूरोपियन आती थी, तो शुरू में जो पोर्टर्स थे वो मुझे देख के ऐसे ही कहते थे, आप तो बिल्कुल जर्मन की तरह चलता है। मतलब उनको रेफरेंस भी अंग्रेज वो मेमो का ही था कि मेमे ही आती हैं यहाँ पर। तो अब तो खैर माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तानी ख़वातीन लड़कियाँ जा रही हैं, कर रही हैं इस चीज़ में। और मैं अब ये आपके शो के हवाले से ये अवेयरनेस भी देना चाहती हूँ कि ये काम ब्रेन, ये आपके दिमाग का काम है, इसमें लड़के लड़की होना का कोई वो नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं ऐसे, इसमें कोई, लेकिन अपने आप को फिट रखना है। हमारे बेसिकली यहाँ पर जो फिटनेस की अवेयरनेस है ना वो बहुत कम है। ये इनको भी ये मसला आता होगा, हुमैरा को भी, कि जो ख़वातीन है वो अपने आप पे मेहनत नहीं करती। अगर कभी एक्सरसाइज की भी है वो तो सिर्फ वज़न कम करने के लिए लेकिन आपको अपना आपको फिट रखने के लिए। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग्स बताएं इसकी आप ज़रा, कि जो लाहौर में है, कराची में है, या कि उन नॉर्दर्न एरियाज में नहीं है, तो वो अपने घर में और उधर जाना चाहती हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग्स फिटनेस के हवाले से वो कौन कौन सी करें? मैं तो जी ज़्यादा फोकस करती हूँ पावर योगा पे। योगा और पावर योगा जो है, जिससे आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस दोनों बढ़ती है। फिर आप जो अपनी बिल्ड करनी है, जैसे अपर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती हैं। इसमें ट्रैकिंग के हवाले से अगर आपने इतनी एंड्योरेंस आपने करनी है तो आपको रनिंग, जॉगिंग के बाद फिर रनिंग की बहुत ज़रूरत है। फिर आप वेट थोड़ा सा पीछे अपने कंधों पर डाल के वो आप किसी भी पार्क में निकल जाएं, उससे ऐसा ऐसा अपनी रनिंग की स्पीड तेज़ करें और वो करें, तो इससे आपकी एंड्योरेंस और स्टेमिना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चोटी को सर कर लिया, बड़ी मेहनत से गए, उतरना आसान है कि बस कहते चढ़ना मुश्किल है? नहीं, चढ़ना हम ये समझते थे पहले भी कि चढ़ना मुश्किल है, लेकिन उतरना इक्वली मुश्किल है। अच्छा, हाँ, तो इसका एक मतलब क्योंकि अच्छा, सबसे जो चीज़ फैक्टर जो ट्रैकिंग में सामने आती है वो होती है वेदर, अल्लाह की रज़ा। आपके ट्रैक पे मेरा अपना मानना है, क्योंकि मेरी कुछ अटैचमेंट है इन पहाड़ों से, तो आपकी जब तक इसमें आपकी मदद अल्लाह ना करे तो आप बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। इसमें खाकी आप इंसानों की मदद चाहिए, आपको नारी मदद चाहिए, आपको नूरी मदद चाहिए, आपको हर किस्म की मदद अल्लाह की तरफ से चाहिए। वेदर अगर आपको अच्छा मिलता है तो हर चीज़ आसान लगती है। अगर आपने देखा, इसमें आपने वीडियो में देखा था कि ब्लिज़र्ड आ गया, तो वो हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाता है, उसमें विजिबिलिटी कम होती है, क्रेविस में गिरने का ख़तरा ज़्यादा होता है, आप पहाड़ की चोटी से गिर भी सकते हैं। तो वो सारे वेदर बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है वो प्ले करता है, लेकिन उतरना भी उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ना मुश्किल है। ये अच्छा, बाकी आप उतरते हैं, हम तो समझ रहे थे कोई हेलीकॉप्टर आके आपको ले जाता होगा। उतरना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ चढ़ना ही, उतरना तो है, उतरना मुश्किल बहुत ज्यादा होता है। कई दफा तो उतरने की कोई जगह नहीं होती, तो आपको सिर्फ रस्सी से करना पड़ता है। पर्सनली सा बात पूछूं, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो, क्या ये चढ़ने के उतरने के कुछ पेमेंट्स भी होती है या खाली एम ही चढ़ी जाना उतरी जाना है? देखिए, जो हमारे साथ इसको हर चीज़ को अपने साथ इना भी लेट करें। लेकिन जब ये पूरी एक्सपीडिशन जब डिजाइन होती है तो जाहिर है जो हमारे साथ जाते हैं, गाइड जाते हैं, जो हमारे साथ पोर्टर्स जाते हैं, वो उनका रोजगार है। अच्छा, रोजगार के तौर पे वो जाहिर है उनको पेमेंट तो करनी पड़ती है। अच्छा, यानी कि आप लोगों को करनी पड़ती है ये पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी, गिरने के लिए भी, मरने के लिए? हमारे शौक है। आपको कोई डिपार्टमेंट भी ऑन करते हैं हाइकर्स को, या जो भी नहीं, कोई डिपार्टमेंट ये नहीं। अभी बेसिकली एक हॉबी है जिसे आप अपने जिसको पूरा करने के लिए आप सारे काम करते हैं। काफी अवेयरनेस आ रही है अब इंडिविजुअल लेवल पे, इस तरह के फोरम्स बन चुके हैं जिसपे एप्रिसिएशन की जाती है ट्रैकर्स की, काफी इस तरह हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं हुई। बिल्कुल, डिपार्टमेंट जैसे कर लेते हैं ना। हुमैरा, आप भी बताइएगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में बताया, कोर्सेज के हवाले से, अंपायरिंग की कोर्सेज के हवाले से, किसी भी खातून को कितनी क्रिकेट खेलना ज़रूरी है और कौन कौन से लेवल तक जो है वो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? जी, पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैनल 1 इंडक्शन कोर्सेज और पैनल 2 इंडक्शन कोर्स इनके होते हैं, जो हर मेल फीमेल अंपायर का सेम सिलेबस होता है, उसको पास करना ज़रूरी है और उसमें 90+ मार्क्स लेने भी ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर 60, 70, 50% लिए तो वो फेल कंसिडर किया जाता है। और तमाम जितने भी लॉज हैं उनके ऊपर सारी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपका रिटन एग्ज़ाम होता है एंड देन फिर वाइवा होता है और फिर नोटिफिकेशन निकलता है, उसका रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है। जब पैनल 1 और पैनल 2 इंडक्शन कोर्सेज एक मेल फीमेल पास कर लेते हैं
तो देन ही कैन ऑफिशिएट द मैच एट एनीवेयर इन आईसीसी पैनल और एनीवेयर। तो जो हम लोगों ने जो कोर्सेज़ किए हुए हैं, जैसे हमारे मेल अंपायर हैं आईसीसी पैनल में, जैसे अलीम डार साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ ही जो पीसीबी का कोर्स है वो ही किया हुआ है और वो इंटरनेशनली वो अंपायरिंग करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आपने पूछा है कि एक अंपायर के लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए पहले तो इतना कोई स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन क्रिकेटर होना ज़रूरी था। लेकिन अब इस वक्त फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर होना मैन वुमेन दोनों के लिए ज़रूरी है कि उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड होनी चाहिए, वो खेला हो, क्रिकेट का पता हो, और देन उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इंटरव्यू होता है, और फिर आपको वो कोर्सेज के लिए कॉल किया जाता है। अच्छा, फीमेल की भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में बताइए कि फीमेल में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जा रही है? ये भी मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि अभी 10-15 रोज़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैचेस हमने ऑफिशिएट किए हैं फीमेल के एम्पायर। ये जितने फीमेल के एम्पायर मैचेस होते हैं, ये सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा जी। और अभी आपने ये भी पूछा था मुझसे कि प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स के लिए कोई एकेडमीज़ वगैरह। जी जी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे लड़कों की होती है वैसे लड़कों की भी एकेडमीज़ हैं। ठीक है। और 2005 के बाद से बहुत सारी एकेडमीज़ खुल गई हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने जो ट्रेंड अंपायर्स कोचेज़ हैं वो तमाम स्कूल कॉलेजेस में डिप्यूट किए हुए हैं उन्होंने, और वहाँ से अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो निकाल के आगे एकेडमीज़ में आते हैं, और फिर उनके सिलेक्शन कैंप्स वगैरह होते हैं, उनके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, और बाकायदा पीसीबी उनको ट्रेन करता है। और इसीलिए डे बाय डे हमारी वुमेन टीम, मेन टीम की तरह से वुमेन टीम भी, उसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो रैंकिंग में नंबर 8 के ऊपर। अच्छा हुमैरा, कितनी रिलैक्सेशन देती हैं? आपकी स्टूडेंट सामने खेल रही है और आप ही एम्पायरिंग कर रही हैं, कोच भी आप उसी की हैं, तो कितनी रिलैक्सेशन देखती हैं कि इसको इतनी फेवर दे देनी चाहिए, चलो कुछ ना कुछ तो ये करे, बहुत अच्छा प्लेयर है? नहीं रहमान, बिल्कुल नहीं। कोई भी किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बिल्कुल फेयर एम्पायरिंग होती है। और आगे अगर मेरी कोई रिलेटिव भी खड़ा है, इवन देन कोई मेरा अपना कोई बच्चा खड़ा है, अपना स्टूडेंट खड़ा है, तो इसमें क्योंकि देखें एक प्लेयर ने वंस इनिंग में एक मरतबा उसने अपनी टर्न लेने के लिए आना है। ठीक है। तो गलत डिसीजन, ये हमें जो हमारा पहला लेसन है वो यही है कि फेयर डिसीजन होना चाहिए, बिल्कुल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और मेरा जितना एक्सपीरियंस है तकरीबन 15 साल का या 16 साल का, कभी भी बायसनेस नहीं। हाँ, एक बात यहाँ पे मेंशन करना मैं ज़रूरी समझूंगी, इंसान, हम सब इंसान, गलती हो जाती है, गलती अगर हो गई है वो एक अलग कहानी है। अच्छा, ये लेकिन जानबूझ के नहीं। गलती के ऊपर मैं आपसे बात करूं, मोस्टली प्लेयर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए, कितनी मरतबा आपके साथ ये जो है इंसिडेंट हुआ है कि कैमरे वगैरह भी नहीं लगे हुए और प्लेयर बाहर कहते हैं जाके गलत डिसीजन दे दिया है, वो बड़ा बुरा भला भी कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा अच्छा खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, मेरा सारा करियर खराब कर दिया, और बाद में फिर आपको उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? अच्छा क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान वुमेन टीम ने श्रीलंका जाना था और उनके प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे। उनके प्रैक्टिस मैचेस में कैमरे लगे हुए थे, और जब भी ऐसा कोई होता है कि किसी प्लेयर को आउट दे दिया जाता है तो वो हर प्लेयर ही बैट जेस्चर थोड़ा सा शो करता है, या वो कहता है कि मैं ये आउट नहीं था। और कोई भी बैट्समैन आउट होना नहीं चाहता, और अगर किसी बॉलर ने अपील की है और उसने अपील कर दिया और उसको नॉट आउट दिया है तो वो भी कहता है कि नहीं ये आउट था, दिया नहीं है। इस तरह से होता है। श्रीलंका जाना था पाकिस्तान वुमेन टीम ने, तो कैंप लगा हुआ था उनके प्रैक्टिस मैचेस से। उस प्रैक्टिस मैचेस में एक बॉल किया, मैं प्लेयर का नाम नहीं लूँगी, बड़ी रिनाउंड प्लेयर है हमारी। जी जी। उन्होंने बॉल किया, बॉल लेग गार्ड पे लगी, उन्होंने बड़ी अपील की, मैंने नॉट आउट दिया। उसके बाद फिर अगला बॉल फिर उसकी लेग गार्ड पे लगा, मैंने फिर नॉट आउट दिया। तो वो बड़ा डिस्प्लेयर उसने शो किया। अब मैं थोड़ा सा मतलब कि 2 बॉल लगे हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो नॉट आउट था, मैंने नहीं दिया। उसके बाद फिर एक बॉल हुआ, एक बॉल उसने प्ले किया, तीसरा बॉल फिर उसकी लेग गार्ड पे लगा। उसके बाद ओवर ख़त्म हो गया और ब्रेक ले ली। जब वाटर ब्रेक हुई तो क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच था तो सब लोग बाहर चले गए, गर्मी बहुत सख्त थी और
बाहर गए तो वो प्लेयर जो है ना वो फ़ौरन एनालिस्ट के पास चले गई, उसने कहा कि इसके रिव्यू दिखाओ मुझे। जब वो देखने के लिए वहाँ पे गई तो मैं भी चले गई वहाँ पे। ठीक है कि एटलीस्ट मुझे भी सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि वाकई जो 3 मैंने नॉट आउट दिए हैं वो नॉट आउट थे या आउट थे। मैं भी चले गई, अब वो भी खड़ी है और मैं भी उसके पीछे खड़ी हो गई। अब वो रिवाइंड करके वो दिखा रहा है तीनों डिसीजन, तो आपस में वो बात कर रहे थे, तो उसे नहीं पता था कि मैं पीछे खड़ी हूँ। तो उसने कहा नहीं सही डिसीजन हुए हैं, वो एनालिस्ट ने उसको बताया। तो वो जब पीछे हुई तो पीछे मैं खड़ी थी, तो मुझे शोल्डर के ऊपर ना थपकी दी कहती है वेल डन मैडम। तो मतलब ये होता है कि गलती हो भी जाती है हम लोगों से, लेकिन इससे फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा और जबरदस्त। हुमैरा फराज से बातें हो रही हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आप एनी की आवाज में गाना जरूर सुनिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी हुमैरा फराज से कि किस तरीके से अंपायरिंग के फ़राइज़ अपने सर अंजाम देती हैं। उन्हीं से ही मज़ीद पूछेंगे कि 10 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई है, कैसा देखती हैं? जी बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा कि वो श्रीलंका की टीम जो आज से 10 साल पहले
जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने दोबारा यहाँ पे आए और लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वेदर की वजह से वो मैच कंप्लीट ना हो सका और 3 दिन का खेल जो है वो ज़ाया हो गया। इसी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, उसी तरह से रौनकें ग्राउंड की बढ़ेंगी और ज़्यादा प्लेयर्स आगे आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को एक और बूस्ट मिलेगा। तो जिस तरह से आज से 15 साल 20 साल आप पहले देखें कि यहाँ पे कितने फ्रीक्वेंट मैचेस हुआ करते थे, हॉकी के भी क्रिकेट के भी, तो वो बिल्कुल एक रुक गया था ये सिलसिला कि एक न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर चल रहा था। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को भेजा। और मैं न्यूज़ में सुन रही थी बांग्लादेश टीम और इस तरह से दूसरे कंट्रीज़ की टीमें आएंगी तो यहाँ की क्रिकेट और मज़ीद प्रमोट होगी और कुछ पीसीबी भी नई नई पॉलिसीज़ ला रहा है। हो सकता है कि इससे मज़ीद बेटरमेंट आए क्रिकेट बोर्ड में। ज़बरदस्त। जी 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 कि आप ये जैसे अब हम देखते हैं ग्राउंड में मैच हो रहा है तो कोई बंदा आउट होता है, एम्पायर ने आउट दिया तो लिखा आ जाता है आउट नॉट आउट। तो ये जो अब डिसीजन इस तरह ग्राउंड में हो रहे हैं तो इससे क्या आपको फील होता है कि एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है या आपको कोई ये इन्वेजन लगती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं मैं अच्छा क्वेश्चन है। ये जो टीवी एम्पायर होता है वो जो आपने भी जिक्र किया ना, नॉट आउट, वो टीवी एम्पायर होता है, वो भी बड़ी टफ जॉब है। अच्छा, बहुत ही टफेस्ट जॉब है। ठीक है। ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड आप जो वो इतनी मुश्किल नहीं है वो भी मुश्किल। आपको हर जितने बॉल डिलीवर हो रहे हैं हर बॉल के ऊपर आपको डिसीजन देना है। बिल्कुल। आपकी 1 सेकेंड नैनो सेकेंड के लिए भी बॉल से नज़र नहीं हटनी चाहिए। आपको रेस्ट नहीं है, आप सुबह से लेके शाम तक। तो इस डिसीजन की वजह से अब आप थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हुए, बल्कि प्रेशर और होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि अब पता नहीं सही है या गलत है। वो तो हमने जैसे मैंने अभी जिक्र किया रहमान को कि एंड ऑफ द मैच वो हम अपना, मैं हर मैच के बाद अपने डिसीजन देखती हूँ और अपनी यूएसपी अपने पास रखी होती है और मैं अपने डिसीजन ले लेती हूँ। उनको मैं रिव्यू करती हूँ, देखती हूँ कि कितने डिसीजन सही हैं कितने गलत हैं। उससे आपको नेक्स्ट मैच में अपनी ग्रूमिंग करने का मौका मिलता है। ग्रूमिंग होती है और ये आसान काम नहीं है। अगर वो होता है तो उसी वक्त फिर बंदा अंडर प्रेशर हो जाता है। ज्यादा प्रेशर इस वजह से है क्योंकि उसकी डिग्निटी का भी मसला है। उसने एक डिसीजन दिया है और वो बड़ा प्राउड फील करता है जब उसके डिसीजन के साथ वो मैच कर जाता है। तो ये लगता है कि शायद टीवी अंपायरिंग एक उतनी ही एफर्ट, उतनी ही स्ट्रगल और उतनी ही फिटनेस टीवी अंपायर को भी चाहिए जितनी ग्राउंड वाले अंपायर को चाहिए। बेसिकली ये सारे अंपायर एक से ही होते हैं। उनमें से नॉमिनेशन, फॉर एग्जांपल आपकी नॉमिनेशन हो गई ऑन ग्राउंड, उनकी नॉमिनेशन होगी एज अ टीवी एम्पायर। नेक्स्ट मैच में वो ऑन ग्राउंड होंगे, आप टीवी एम्पायर होंगे। ठीक ऐसे एक चीज ये भी है, क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो तो उसमें ये है कि थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी ज्यादा होने के बावजूद अभी आपने कुछ मैच देखे होंगे उनसे भी जो बहुत क्लोज देखकर भी गलतियां हुई हैं। जी, एक तो ग्राउंड में ना तो कुछ मैचों में मैंने भी देखे कि आपने नो बॉल भी देखने, आपने बैट्समैन को भी देखना है, थ्रो बॉल भी देखना है, आपको फील्डर्स भी देखने हैं। लेकिन आप क्लोज आप 10 मरतबा देख के भी अगर आप गलत करेंगे तो वो तो फिर नेक्स्ट बोर्ड 100 बार सोचेगा उनको लेने के लिए। नहीं, उसमें जो 2-3 चीजें ऐसी हैं कि एक पढ़ा लिखा अंपायर, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंपायर और एक मेरे में बहुत फर्क है। मेरी नजर ये कह सकती है ये नॉट आउट है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है उसने तो एक एक चीज को देखना है, उसको जिसने वहां लेकर आया उसने उसको भी देखना है, हर चीज को देखना है। रहमान, यहाँ पे एक चीज मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे जाहिर साहब ने भी ये क्वेश्चन किया है, उसमें हमारी हर मैच में चाहे वो मेल है फीमेल है, हमारी एवैल्यूएशन होती है। हमारे ऊपर हम 3 अंपायर, रिजर्व अंपायर, टीवी अंपायर, ऑन ग्राउंड अंपायर, फील्ड अंपायर, प्लस एक मैच रेफरी भी होता है। उसने हमारी रिपोर्ट बनानी होती है कि क्योंकि अगर 9:30 बजे मैच शुरू हो रहा है तो हमें 1.5 घंटा पहले ग्राउंड को में रिपोर्ट करनी है, उसको हैंड ओवर करना है और 1 डे बिफोर हमने ग्राउंड में रिपोर्ट करनी है, सारी ग्राउंड को एग्जामिन करना है, देखना है, उसको प्रिपेयर करवाना है। तो ये आसान जॉब नहीं है। एक टीम जो है वो बॉलिंग करवा के बाहर चले गई है, रेस्ट है, लेकिन अंपायर जो है वो सुबह 9:30 बजे से, बल्कि वो 8 बजे से ग्राउंड में खड़ा होता है और 8 बजे से भी पहले ग्राउंड में आया हुआ है डेफिनेटली, और वो थ्रू आउट खड़ा है। वेदर को देखना है उसने, पिच को देखना है, हर सारा मैच उसने कंडक्ट करवाना है और स्मूथली और सारा मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड मैच होना चाहिए और उसकी टोटली कमांड होनी चाहिए। प्लेयर से भी फीडबैक लिया जाता है।
अंपायर्स के बारे में? जी, ये कैप्टन रिपोर्ट भी क्वेश्चन का होती है। मतलब ही यही था। उसमें फिर ये सारी चीजें आती हैं कि कैप्टन रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। मैच रेफरी की रिपोर्ट होती है, हमारी अपनी रिपोर्ट होती है। ठीक है। तो ये है कि ये नहीं कि हमने जो भी सही गलत फैसला किया और घर चले गए, हमारी प्रॉपर एवेल्यूएशन होती है, एंड ऑफ द ईयर उसकी ग्रेडिंग होती है। अंपायर्स की भी प्रमोशन और जो भी है एलीट पैनल में कुछ जाते हैं, कुछ जो है वो एलीट पैनल से निकल जाते हैं। अच्छा हुमैरा, ये भी बताइएगा कि दिन ब दिन क्रिकेट का जो मोराल है और परफॉर्मेंस है अच्छी होनी चाहिए। दूसरी अगर ख़वातीन को देखें दूसरे मुल्कों की, और पाकिस्तान में भी वही ख़वातीन हैं जो डेफिनेटली ख़वातीन तो कहीं भी हैं तो ख़वातीन ही, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ख़वातीन की परफॉर्मेंस से दूसरे मुल्कों के साथ क्यों कंपेयर नहीं हो पा रही? 2005 से जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, मैंने शुरू की क्रिकेट अंपायरिंग, और अभी टिल 2019 तक मैंने की है। 2005 में जो प्लेयर्स थे, वुमेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और उनकी स्किल्स, उसमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कहती हूँ कि ऐसी ऐसी टेक्निक्स और इतनी मतलब आउट क्लास अब उनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और डाइव और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान वुमेन टीम ने बहुत एक्सेल किया है और बड़ा उनकी ग्रिप हुई है। जब आप बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे कंट्रीज़ में साइंटिफिक तरीक़ों के साथ सारा बायोमैकेनिक्स की जो टेक्निक्स हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होती हैं। हमारे ये भी वैसे हमारा बड़ा अलमिया है कि हम अगर हम कोई काम अच्छा नहीं कर पा रहे ना, तो हम वो नेग्लिजेंसी जो है ना वो सोर्सेज पे डाल देंगे। सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज नहीं है। हमारे यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं अब, लेकिन आप देखें कि वो जो प्लेयर हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, वो शुरू से बचपन से उन्हें वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिजिकल फिटनेस। हमारे आप देखें मेन टीम में भी देखें फिटनेस इशूज़, फिटनेस लेवल बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज़ फीमेल में भी हैं, लेकिन सारा साल उनको प्रैक्टिस में रखा जाता है। ये तो वो हैं कि जो जिनको फिटनेस की ज़रूरत है, लेकिन जो हैं ही अनफिट। नबीना हमारी टीम वो हर साल वर्ल्ड कप विन करती है, उसकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये तो फिटनेस लेवल को और सोर्सेज को तो वो उन्होंने सबको जो है ना वो मात दे दी है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट है देन अदर कंट्रीज। एग्जैक्टली दूसरे कंट्रीज की जो ब्लाइंड जो टीम्स हैं वो इतनी फिजिकल फिट नहीं है, वो फिट हैं, वो वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड कप विन करके आ रही हैं। तो इसी तरह से ये बड़ा कंपटीशन टफ हो गया हुआ है और डे बाय डे इसमें चेंजेस आ रही हैं, और फिज़िकल फिटनेस अपना मेंटेन रखने के लिए सिर्फ आप प्रैक्टिस करना, नेट पे जाना, इससे काम नहीं बनता। आपको फिजिकल फिट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो खवातीन क्रिकेट खेलती हैं उनके तो हस्बैंड भी उनको बड़े सपोर्ट करते होंगे कि मेरी जो वाइफ है वो स्टार होगी, या जो खेल रही हैं या जो बन चुकी क्रिकेटर बहुत अच्छी क्रिकेटर बन चुकी हैं, तो कितना अच्छा फील करता है कि हस्बैंड ने बैग पकड़ा ग्राउंड में। ऐसा कभी आपके साथ नहीं, हुआ? ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा बैग के बगैर। नहीं, इट कुड बी अदर वे राउंड भी हो सकता है कि वो जलन हसदी शुरू हो जाए कि नहीं ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। और ना सिर्फ एक हस्बैंड, मेरा ख्याल है कि एक फादर भी एक प्राउड फील करता है, एक भाई भी प्राउड फील करता है, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, फ्रेंड्स, सभी प्राउड फील करते हैं कि भाई ये हमारी बहन या बेटी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है, और डेफिनेटली हस्बैंड को भी प्राउड फील होता होगा। मेजॉरिटी जितनी बच्चियों की शादियां हुई हैं वो तमाम क्रिकेट को खैर बात कह के घर में बैठ गए जी, अब नहीं एज एन ऑफिशियल आ गई हैं, कोई सिलेक्टर बन गई, कोई कोचिंग साइड पे आ गई आ रही है। अच्छा, उनका एक्सपीरियंस जो है वो, हाँ जी, उनका एक्सपीरियंस जो है वो वुमेन क्रिकेट में अब उसको यूज़ किया जाएगा कि इतने कंट्रीज में 100 मोर देन 100 200 मैचेस उन्होंने खेले हुए, तो सारा एक्सपीरियंस। एनी, आप बताइए अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इस टाइम आपके चल रहे हैं? इस वक्त मेरे 4 प्ले ऑन एयर हैं और 2 प्ले जो हैं वो अभी उनकी रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है, और इसके अलावा सिंगिंग के जो शोज़ हैं कुछ यूरोप के इधर पाकिस्तान में वो चल रहे हैं। साथ नई वीडियोस जो मैं अभी यूरोप में भी कुछ करके आई हूँ, कुछ दुबई करके आई हूँ, और कुछ यहाँ पाकिस्तान में कर रही हूँ। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो इसी के हवाले से कुछ वो चल रहे हैं साथ में। अच्छा, कंपटीटर कौन है? कौन सी खातून ऐसी है कि जो बस इसको तो बस बिलीव मी नहीं है, मैं अच्छा, कभी किसी सब को अच्छी हैं? सब अच्छी हैं, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि अगर वो अच्छी हैं तो अल्लाह ने उनको कुछ सोच के ही अच्छा बनाया होगा। तो मुझे भी अपनी एक सेल्फ ना पहचान बनानी है कि ना कि उनके साथ कोई कंपटीशन करना है।
इंसान अपना स्मूथली लगा रहना, तो कोई किसी से कोई लेना देना। अच्छा, डिपार्टमेंट इतने हैं, होस्टिंग भी है, एक्टिंग भी है और इसके साथ साथ सिंगिंग भी है। मुझे सबसे पहले बताएं कि सिंगिंग में आपका आइडियल कौन है, किसको फॉलो करती हैं? सभी को, क्योंकि सभी हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं ना, वो सारे एक एकेडमी की दर्जा रखते हैं। आपको हर एक किसी से सीखने का मौका मिलता है। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि अगर मैडम नूरजहां के गाने बहुत अच्छे हैं तो नहीं, हमारे मेहंदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, नुसरत फतेह अली साहब हैं, जितने भी माशाल्लाह, वो सब एक से एक बढ़कर हैं। तो आपको जिस किसी का भी गाना उठाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो कमाल हो गया। हम उसी को सीखने की कोशिश करते हैं। उनके जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको फॉलो ज़रूर करते हैं कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो हम भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ना, तो बस कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आप ट्रैवल कर रही हैं और आपका प्रोजेक्ट ड्रामे से रिलेटेड है और सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है, तो गाड़ी में भी रियाज शुरू हो गया? ऐसे हमेशा ही होता है। आजकल जैसे मैंने बताया ना कि ये पाकिस्तान के टूर चल रहे हैं, उसमें नए से नए गाना रोज मुझे होता है कि आज फलां शहर में जाना है तो सराइकी होना चाहिए, जबकि सराइकी मेरी जुबान नहीं है। और वो अल्फाज जो होते हैं वो हमेशा मैं स्लिप कर जाती हूँ, तो वो फिर उनको याद करना, फिर एक पेपर पे करवाना, कंपोजिंग करवानी, उनको अपने सामने स्टैंड पे लगाना, ताकि वो लफ्ज़ जो है मेरा क्लियर हो जाए। ये ना हो कि वहाँ पे जाके मेरी फिर पता नहीं कितनी दफ़ा मुझे सुनना पड़ता है कि अल्फाज जो है मेरे सही रहें, ये ना हो कि भाग दौड़ में कहीं इधर उधर निकल जाए। परफॉर्म करती हैं, उस्तादों के फ़ोन भी आते होंगे कि यहाँ ये गलत किया, ये ठीक करना है? नहीं, हम खुद ही आपस में बाद में लगे होते हैं कि आज ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारे हैं मैंने, और ये ब्लंडर जो है मुझे कल नहीं मारने। देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही है। आज मैं कहूँ कि मैं आज ही परफेक्ट हूँ तो वो नहीं हूँ। ज़ाहिर आज अगर मुझसे गलती हुई है तो कल मैं उसको नोटिस में रखूँगी कि आज मुझसे गलती क्यों हुई, उसको मुझे कल नहीं करना। ऐसे ही डे बाय डे आप निखरते हैं। आप कहें कि पैदा होते तो कोई भी फनकार नहीं होता। एक्टिंग में कभी डांट भी पड़ती है आपको डायरेक्टर वगैरह से? में इतने साल हो गए, छोड़ रही हूँ बस मैं, तो मेरे पास 3 और भी हैं। नहीं, एक्टिंग में आज तक अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि इतना काम अब कर लिया कि एक्टिंग में तो जितने प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर हैं वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि एनी को स्क्रिप्ट दे दिया ना, मैं होना पे कर लेगी। अच्छा। सिंगिंग जो है वो एक नई फील्ड है मेरी, इसमें मुझे अभी ब्लंडर मारती हूँ, लेकिन एक्टिंग में अभी नहीं। एक्टिंग में तो बस वो स्क्रिप्ट देने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे सीन भी होते हैं जिसमें मुझे रोना होता है या कुछ ऐसा होता है, तो मैं ऐसे ही हंस रही होती हूँ, दांत निकाल रही होती हूँ, तो वो सबको पता होता है। तो जो नया डायरेक्टर होता है वो मुझे कह रहा होता है, यार सीरियस हो जाओ, सीरियस सीन है, सीरियस हो जाओ, रोने वाला सीन है। तो जो जानने वाले होते हैं वो कहते हैं, यार आपने एक्शन बोलना है, इसने ठीक हो जाना है, आप इसकी टेंशन ना लो। ये हंसती है सिर्फ कैमरा ऑफ होने पे, जब ऑन हो जाना तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस इतनी होगी कि फॉरेन कैरेक्टर में आना निकलना, वो आपका आपकी स्क्रिप्ट है आपके पास है, आपको पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आपने एक फीलिंग ही भरनी है। नहीं, हर फन मौला हो गई। अच्छा, हमारा जो यूथ है, बिगनर्स हैं, वो देखना चाहते हैं, जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगी? कैसे वो एक्टिंग को इस प्रोफेशन में जो आना चाहते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ आजकल सीनियर्स की जो रिस्पेक्ट है ना वो ख़त्म होती जा रही है। सबसे पहले आएँ, ज़रूर आएँ, और लेकिन बड़ों से सीखें, खुद भी मेहनत करें। आज का एक प्ले करता है वो समझता है कि मैं तो स्टार हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आप अभी यहाँ पे बैठे हो, अभी आपको भी बहुत कुछ सीखना है, बोलने का पता होना चाहिए, हर चीज़ का एक नहाव पता होना चाहिए। तो आजकल ये कोशिश करना चाहिए कि आप आए हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी, बड़ों की रिस्पेक्ट और अपने काम के साथ सिंसियर, ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है कि आप जी मैं आज क्लर्क हूँ तो कल मैंने बड़ी पोस्ट पे जाना है। ये आपकी यहाँ पे कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक्टिंग कहा जाता है सीखी नहीं जाती, ये इंसान के अंदर होती है, उसने सिर्फ उसको ग्रूम करना होता है। यस, तो ये हकीकत है, क्योंकि आप जब तक अपने अंदर वो चीज़ कंसीव नहीं करते हो कि जी ये कैरेक्टर है, मैं आज एक नौकरानी का कैरेक्टर कर रही हूँ और मेरी शहाना लुक है और ये है, तो वो नौकरानी तो नहीं लगेगी ना। आपको उसके कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं एक पुअर हूँ और मैं उस हिसाब से मैंने एक्ट करना है, और मेरे अगर बॉडी लैंग्वेज ही अगर वो नहीं है तो वो बेकार है मेरे लिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है, जिसमें स्पेशली आजकल मेथड एक्टिंग का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जो आपकी बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर, जैसे एक भोले का करेक्टर था, या अगर जो इंग्लिश मूवीज में देखें जोकर का करेक्टर था, जो उसकी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल अटैच नहीं करता। तो मेथड एक्टिंग के लिए कहा जाता है कि बिल्कुल आपको इस दुनिया से कट जाना पड़ता है, आपको सिर्फ उसी के अंदर रहना पड़ता है। इज इट ट्रू? ट्रू, क्योंकि हमारे जितने भी हम लोगों ने सीनियर्स देखे हैं उन लोगों ने हमें यही सिखाया है, यही बताया है कि भी मैंने अगर किसी मूरत का मतलब
समझ के हो ना आप, ख्वाजा सरा का रोल किया, तो मैं बाकायदा उनके घरों में भी चले गई है। अच्छा। ताकि उनका उठना बैठना ओढ़ना हमें आना चाहिए, वो मेकअप किस तरह है या उनकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आपको तो नहीं पता। अब जैसे एक सड़क पे कोई जा रहा तो उसने तो ऐसे ही जाते जाते कोई बात कर दी, अगर आप उस करैक्टर में जा रहे हो तो आपको उसको सीखना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, या उनको अपने घर पे लाना पड़ेगा, दो चार को कि भाई आप कैसे आपस में बात करते हो, तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ये तो वैसे बड़ा इजी है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरते हैं, चलते हैं फिरते हैं, रिक्शा ड्राइवर से मिलते हैं, हाँ, आप तो उसको हम हर चीज को ऑब्जर्व करें। यस, आप देखो कि वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज उसकी यूज हो रही है, वो किस तरह बात कर रहा था, आप उसको फॉलो करोगे। कल को हो सकता है आपको रिक्शा ड्राइवर बनना पड़ता है, आपको पता ही नहीं होगा, आप बाऊ बन के, तो आप बाऊ तो नहीं, वो बेचारा बाऊ नहीं है, वो मजदूर है, वो काम करने के लिए निकला हुआ है, तो आपको उसके स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। तो वो आपको ये सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा कि भाई मैं वो किस तरह बैठ रहा था, या किस तरह आजिज़ी से बात कर रहा था, अपने कस्टमर से किस तरह बात कर रहा था। तो वो एक्टिंग मीन यानी कि आप जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, उतने अच्छे आप एक्टर बनते चले जाएंगे। अच्छा हुमैरा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या सजेस्ट करेंगी हमारी खवातीन को, बच्चियों को जो खेलना चाहती हैं, और घरों में किस तरीके से ग्रूम करें अगर वो ग्राउंड तक नहीं जा सकती और खेलने का बड़ा शौक है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? घरों में तो क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, पहली बात तो ये चैप्टर क्लोज हो गया। सॉरी। दूसरी बात ये कि अपने आप को ग्रूम करने के लिए, एक क्रिकेटर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप डे 1 से, जब आपने सोच लिया, छोटी उम्र में ग्रास रूट लेवल पे कोई एकेडमी ज्वाइन करें, चाहे भाई के साथ खेलें, चाहे बहन के साथ खेलें, या बाहर कोई नियरेस्ट फन जो भी एकेडमी है, अगर जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होने हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे, उस जगह पे अपने आप को एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग करें, फिज़िकल फिटनेस, और अंडर किसी ट्रेंड कोच के वो करें। आजकल पाकिस्तान में जब से 2005 के बाद से हर शहर, बड़े शहर में एकेडमीज़ बन गई हुई हैं, और उन एकेडमीज़ को ज्वाइन करना चाहिए अगर वाकई वो प्रोफेशनल क्रिकेट में आना चाहती हैं। अगर कहें कि घर में या छत पे या गली में खेल के, तो वो हमारा वो लेवल नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये किस एज की तक क्रिकेट सीखनी चाहिए और करनी चाहिए? अब डिफरेंट एकेडमीज़ में, अगर आपका कहीं LCC ग्राउंड के पास से अगर कभी गुजर हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब बिल्कुल होते हैं, तो वहाँ पे देखें कि बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं इतने अवेयर हैं, और उन्होंने सोच लिया कि हमने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स टेनिस प्लेयर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, या हॉकी प्लेयर बनाना है, स्विमर बनाना है। छोटे छोटे बच्चे अपने बैग पहने होते हैं और आते हैं, और 5, 6, 7 साल से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सही। वो बच्चे अगर 20 साल का या 21 या 18, 19, 20 साल की लड़की जाएगी और वो कहे कि मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहती हूँ, वो बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो वैसे हो रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून वैसे ऐसे हो रहा है कि देखा जाता है कि जब ये मैं खेल सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वो ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और प्रैक्टिस के लिए आ जाती होंगी अक्सर लड़कियाँ, कि ऐसा नहीं हो रहा? जी ऐसा है, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं, मैंने खुद हमारे हाथों से बच्चियां निकली हैं जो ज़्यादातर हमारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं स्कूल कॉलेज लेवल पे। exactly. लेकिन जहाँ पे भी जो भी उनको थोड़ा सा मिलता है वहाँ पे अबाई पहन के भी आती हैं, पेरेंट्स भी लेके मोटर बाइक पे बेचारे आते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, छोड़ती हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर किसी लड़की को ये पेरेंटल सपोर्ट अगर है, उसको सही तरह से यूज़ करें। Yes. उसको बिल्कुल ऑनेस्टली उसको यूज़ करे, उसका मिस यूज़ ना करे। yes. तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो फीमेल जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत आगे तक जा सकती हैं और जा भी रही हैं। बहुत सारी इस वक्त जो प्रेजेंट हमारी टीम है उसमें बहुत सारी नई लड़कियों की एंट्री हुई है, बिल्कुल, जो इसी तरह से बिल्कुल स्कूल कॉलेज लेवल से शुरू किया है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्रिकेटर है। मेरा एक और बात बताइएगा, क्योंकि मैं आज आपसे ये बात पूछ ही लेना चाहता हूँ। कहते हैं कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती, तो क्या हर जगह पर ऐसा है? अच्छा, वैसे मैं हम तो बहुत अच्छे हैं भाई, हम तो बहुत अच्छे हैं। मैं अपना बताती हूँ, सिर्फ लेडीज ही अच्छी ड्राइवर है सर, थैंक यू। ये एक मैंने सर्वे पढ़ा था, अमेरिकन किसी ने किया था, इसके ऊपर रिसर्च की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो फीमेल ड्राइवर हैं वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं देन मैन। ठीक है, ये सर्वे मैंने पढ़ा रिसर्च। और दूसरी बात ये कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से ड्राइव करनी शुरू की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब अल्लाह ताला बचा के रखे, आइंदा भी मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई जाते जाते कोई
मार्गिया साइड से वो एक अलग चीज़ है। और एक रिंग रोड पे कुत्ता बड़ी स्पीड के साथ नीचे आया। अच्छा। इसके अलावा अदरवाइज मेरा कभी गाड़ी और बड़ी अच्छी ड्राइव करती हूँ, ये नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिठू बन रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ी मुहताज ड्राइवर हूँ और इसके साथ साथ एज पाबंद भी है, ऑफिस अच्छी शहरी भी हूँ। हाँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हूँ, घर भी अच्छी तरह से चला रही हूँ, अपना ऑफिस भी अच्छी तरह से चला रही हूँ और प्लस अपना अंपायरिंग फील्ड भी और प्लस अपनी PhD भी कर रही हूँ। एट अ टाइम मैं तकरीबन 5, 6, 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रही हूँ और तमाम जो ड्यूटीज़ हैं उनको मैक्सिमम टाइम दे के उनको उनके साथ जस्टिफाई कर रही हूँ। लेकिन मेरा ख्याल अच्छे और बुरे ड्राइवर्स दोनों जेंडर्स में होते हैं। ये कहना जो है ना, ये ज्यादती है कि सिर्फ औरतें होती हैं, किसी लेकिन में कम है किसी में ज़्यादा। लेकिन आज से बहुत साल पहले भी ये बात हुई थी कि ख़वातीन जो है ना आपके पास जिम्मेदार ड्राइविंग है जी। क्योंकि वो ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा कट शट ये नहीं करती, वो ठीक है स्मूथ ड्राइविंग। मैंने घर ही जाना है, मारती हूँ ओवर स्पीडिंग पे भी जाती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हाँ जी वो कहते हैं कि जैसे मोटरवे के है ना कि जैसे कोई यूरोप में भी जाने का इत्तेफाक हो ना, इसी तरह सब कुछ देखा। कहते हैं जैसे सड़क जिसको खाली मिलती है ना, सबसे खतरनाक ड्राइविंग वो होती है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का इस्तेमाल वहाँ होता है। लेकिन यही है कि GT रोड को इस्तेमाल करें यार, 20 मिनट बाद छोटा मोटा शहर आ जाना है, आप पब्लिक आपको नज़र आ रही है, उसमें थोड़ा सा 2, 4, 5 किलोमीटर रश वाले आते हैं, आप एहतियात से गुजर जाते हैं, फिर अगले से थोड़ा सा स्पीड से आप गुजरते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई साहब, बहुत शुक्रिया आज आप जिस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और फराह महमूद आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसी तरह चमकती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और आपके बच्चे भी और जितने स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और हुमैरा फराह आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप प्रोग्राम में आई, हमारी ख़वातीन को, लड़कों को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को आपने बहुत कुछ सिखाया एम्पायरिंग के हवाले से भी। और एनी तहरा आपका भी बहुत शुक्रिया, आज जिस तरीके से आपने अपनी आवाज़ के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस का भी जो है शेयर किया हमारे नाजरीन के साथ, बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में चाहूँगा कि आप जो है अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें एक गाना सुना दें।